बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथ स्पेक्ट्रा। इसमें इंटरप्रिटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऑल दी आयंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। मॉलिक्यूलर आयन होता है, मेटास्टेबल आयन होता है, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन वाले पॉजिटिव आयंस होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन वाले पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो इनमें जो मॉलिक्यूलर आयन है ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेबल आयन ये भी इंपॉर्टेंट पीक्स देते हैं। उसके अलावा ऑड इलेक्ट्रॉन वाले पॉजिटिव आयंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट आयंस या सिग्निफिकेंट आयंस यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ द नेचर ऑफ कंपाउंड, कि कितनी तादाद है पॉजिटिव आयंस की और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस किस तरह ये जो है वो किस किस जगहों पर ये पीक्स दे रहे हैं, तादाद कितनी कितनी जगहों पर ये पीक्स दे रहे हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमें नेचर ऑफ कंपाउंड पता चलता है। मिसाल के तौर पे अगर कम आयंस बने यानी कम पीक्स बनी है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में जो लेबाइल यानी वीक बॉन्ड्स हैं वो कम है। तीसरी चीज, हाइट ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपने ज़हन में रखना होता है। मॉलिक्यूलर आयन पीक की हाइट जो है, खास तौर पे जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं वो उनकी जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक है वो काफी हाइट, उसकी ज्यादा हाइट होती है। लेकिन अगर कोई ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें ब्रांचिंग आ रही है तो उसकी जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक है उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती। तो इस तरह हमें स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसी तरह जो एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनकी जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक है उसकी भी हाइट ज्यादा होती है। उसके बाद है डी पॉइंट, द अबंडेंस ऑफ आयन स्टेडीली इंक्रीजेस टुवर्ड्स लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप्स। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप्स हैं तो जो आयंस हैं इनकी तादाद, इनकी अबंडेंस वो जैसे जैसे जो लोअर एंड आता है स्पेक्ट्रम का यानी m/z मैस की छोटी वैल्यूज पे, मैस की छोटी वैल्यूज पे जो आयंस हैं उनकी अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है। किस केस में? जब स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप्स हो, इस केस में। फॉर एग्जांपल अल्केन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ CN2N+2 पीक्स। जो अल्केन्स हैं इनको हम कैसे पहचानते हैं कि इनमें ये पीक्स होती हैं CnH2n+2। क्या मतलब? सपोज N का मतलब यहाँ 2 है तो H का मतलब इधर भी 2 लगाएं, C2H4+1 यानी H5। C2H5 की पीक कौन सी बनेगी? C का मैस होता है 12, तो 12 × 24 और 5H यानी 29, तो 29 पे पीक बनेगी। अगर आप यहाँ 3 करेंगे तो फिर 43 पे, फिर 57 पे, सो ऑन। ये पीक्स हमें कहाँ मिलती है? अल्केन्स में। अगर आपको ये पीक्स मिले, इट मींस कोई ना कोई अल्केन का आप स्टडी जो है कर रहे हैं। अल्कीन्स की पीक्स मिलती हैं CnH2n-1 पे और अल्काइन की पीक CnH2n-3 पे जो है वो पीक्स मिलती हैं। बुक पे इनकी भी पीक्स बताई गई हैं, तो मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। जैसे मैंने यहाँ बताया कि 29 कैसे आएगी, C2 और इधर भी n की जगह 2 लगाएं तो H5 बनेगा, तो 12 दूना 24 और H5 है, 24 और 9 5 29, 49 हो जाए। इस तरह आप n की जगह 3 लगाएंगे तो 43। इस तरह आप इनकी भी पीक्स जो है वो निकाल सकते हैं। ई पॉइंट ये है कि कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो खास किस्म की पीक्स देते हैं। क्या मतलब इस बात का? मिसाल के तौर पर एल्डिहाइड जो हैं वो 29 पे पीक जरूर देते हैं। ये कैसे बनती है? C+OH। आप एल्डिहाइड में ये फंक्शन ग्रुप होता है, आप इसकी मैसेज को काउंट करें। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16, 12 + 16 और H हो गया 1, तो कितना हुआ? 28 और 1 29। तो एल्डिहाइड हमेशा 29 m/z यानी मास टू चार्ज रेशो पे पीक देगा। इसी तरह प्राइमरी अमाइंस 30 भी देते हैं। ये कैसे आप निकालेंगे? CH2NH2। प्राइमरी अमाइंस में ये फंक्शनल ग्रुप होता है NH2CH2, तो ये इनका आप सारे का मैस काउंट करेंगे तो 30 बनेगा। इस तरह अल्कोहल्स 31 पे देते हैं। अल्कोहल्स के लिए कैसे आप निकालेंगे? CH2OH, तो ये 31 बनेगा। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है COOH, उन सबकी मैसेज आप ऐड करें तो 45 बनती है। तो इस तरह खास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी खास किस्म की पीक्स भी हमें मिलती हैं। आगे हम कुछ जनरल रूल्स देखते हैं इंटरप्रिटेशन के।
जी इसके बाद है जनरल रूल्स या जनरल अप्रोच इंटरप्रिटेशन की। तो उसके कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें मॉलिक्यूलर आयन पीक को, फिर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें और फिर कैलकुलेट करें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इससे आपको पता चलेगा कि साइक्लिक कंपाउंड है या डबल बॉन्ड्स कितने हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स कितने हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है आयन सीरीज, यानी कोई आयन की जो सीरीज की पीक्स है। जैसे एल्केन्स में आती है CnH2n +1 पे और एल्कीन्स में आती है CnH2n -1 पे। वो जो अल्केन जो लाइंस की स्पेक्ट्रल पीक्स एक सीरीज आती है, अगर कोई ऐसी सीरीज है तो उसको आइडेंटिफाई करें, या फिर कोई खास आयन्स की जो पीक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने पीछे आपको बताया एल्डिहाइड्स के लिए ये होती है, अल्कोहल्स के लिए ये होती है, कार्बोक्सिलिक के लिए ये खास पीक्स होती है। अगर ऐसी कोई पीक्स है तो उनको भी आइडेंटिफाई करें। इससे आपको स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह कौन सा है। डिड्यूस स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूट्रल फ्रैगमेंट्स फ्रॉम न्यूट्रल जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जैसे हमने रीअरेंजमेंट्स में एलिमिनेशन में पढ़ा कि वाटर रिमूव होता है या कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, तो उनकी कोई पीक अगर आपको मिलती है तो उसको आइडेंटिफाई करें। वो पीक देखने का क्या तरीकाकार है? वो पीक देखने का तरीकाकार होता है हाई मैस फ्रैगमेंट आयंस। क्या मतलब इस बात का कि बड़ी मैस के फ्रैगमेंट्स आपने चेक करना है। वो कैसे? अगर जैसे मॉलिक्यूलर पीक की मैस जो है वो m पे आ रही है, सपोज 230 पे आ रही है, तो उसमें से अगर 18 कम पे कोई पीक आ रही है, यानी वो पीक आ रही है 212 पे, तो इसका मतलब है कि पूरे मॉलिक्यूल में से एक वाटर रिमूव हुआ है। तो ऐसी पीक्स हम कहते हैं हाई मैस फ्रैगमेंट आयन पीक्स। तो ये मॉलिक्यूलर आयन से 18 कम होगी, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर आयन से वाटर रिमूव है। ऐसी वो पीक्स है तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे मॉलिक्यूल में से कौन से न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एलिमिनेशन, आया वाटर की एलिमिनेशन हुई है, कार्बोक्सिल ग्रुप की एलिमिनेशन हुई है, किसकी एलिमिनेशन हुई। चौथा पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑड इलेक्ट्रॉन आयंस। ऑड इलेक्ट्रॉन आयन की पीक्स अगर आपको कहीं मिले तो वो देखें। कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, फिर आप रीअरेंजमेंट देखें कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इससे भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद ये सारा डाटा आपके माइंड में हो, आपने इसको लिखा हो और उसके बाद आप स्ट्रक्चर पॉस्टुलेट करें, पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है। इसके लिए आपको दूसरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी भी हेल्प जो है वो बाजू का चाहिए होती है। प्रेडिक्ट इट्स मैस स्पेक्ट्रम, फिर जो आपने स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का ड्रॉ किया है उसका खुद से मैस स्पेक्ट्रम अपने कागज पे बना के देखेंगे इसका मैस स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है, इसकी कौन कौन से आयंस किस किस मैस पे इसकी पीक्स जो है वो आ सकती है। तो फिर वो जो आपने मैस स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट किया होगा उसको आप असल जो स्पेक्ट्रम है उस कंपाउंड का जो आपके हाथ में दिया गया जिसकी मदद से आपने स्ट्रक्चर बनाया था, उस असल स्पेक्ट्रम से आप इसका कंपैरिजन करें। इससे आपको जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ मैस स्पेक्ट्रा क्लियर होगी। जी आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मैस स्पेक्ट्रम से हम स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल आप देखें। एक कंपाउंड है जो कि पीक्स शो करता है मैस ओवर चार्ज की इन वैल्यूज पे 15, 27, 29, 41, 43 वगैरह वगैरह पे ये सारी पीक्स हैं। तो क्वेश्चन है कि आप स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बताएं, क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट पीक्स देखनी है कौन कौन सी हैं। आप मॉलिक्यूलर आयन पीक को पहचानने के वो कौन सी है, तो वो आमतौर पर जो हाईएस्ट मैस वाली है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। इसके साथ इस टॉपिक में जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर जो फार्मूला वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसको पहचानने के कुछ रूल्स भी हैं। उसमें से एक नाइट्रोजन रूल था कि अगर जो आपकी हाईएस्ट मैस वाली पीक है वो ऑड हो, इसका मतलब होता है कि इसमें नाइट्रोजन की तादाद, नाइट्रोजन एटम्स की तादाद ऑड होगी, ठीक है। लेकिन हमें जो पीक है वो नहीं मिलती m-1 पे, यानी 99 से -98 पे हमें कोई पीक नहीं नजर आ रही, और ना ही 30 पे, 44 पे, 58 पे पीक नजर आ रही है। 30 पे पीक किसकी होती है? अभी हमने पिछले इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था, प्राइमरी माइंस की होती है। 44 पे सेकेंडरी माइंस की होती है, 58 पे टर्शरी माइंस की होती है। तो ना हमें प्राइमरी माइन की पीक मिल रही है, ना सेकेंडरी की, ना टर्शरी की। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन है ही नहीं इस कंपाउंड में। जब नाइट्रोजन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो 99 ऑड है ये फिर हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक ही नहीं है, ठीक है। बात को आप दोबारा सुन लें। अगर आपकी हाईएस्ट मैस वाली पीक
ऑड आ रही हो, इसका मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन की तादाद जो है वो ऑड होगी, लेकिन हमें नाइट्रोजन की कोई पीक नजर ही नहीं आती। इसका मतलब है इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, और तो अगर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर ये वाली पीक जो है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक ही नहीं है, तो फिर हमें मॉलिक्यूलर आयन की पीक इसका मतलब है नहीं मिली। इसका मतलब है हमारा कंपाउंड एक ऐसा है जो कि जिसका मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही मॉलिक्यूलर आयन बना तो वो फौरन टूट गया, उसकी कोई पीक ही हमें नहीं मिली। हमारा जो कंपाउंड है वो इंतहाई वीक बॉन्ड्स का है, कमजोर, जो हमारा अनस्टेबल है तकरीबन कंपाउंड। तो इसमें कोई नाइट्रोजन एटम नहीं है, और M/Z पीक यानी ये जो 99 वाली पीक है ये फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं है, बल्कि ये कोई फ्रेगमेंट पीक है, यानी मॉलिक्यूलर आयन के टूटने से जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं ये वो पीक है। बाकी सारी की सारी ही 99 समेत सारी फ्रेगमेंट पीक्स हैं। इसके बाद अगली बात पे आप आ जाओ। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो हमारी 99 है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं है। इसका मतलब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर आयन पीक को पहचानना। नो कैरेक्टरिस्टिक पीक मींस, यहां पर जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कोई पीक या कार्बोक्सिल ग्रुप की या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की या अमाइन फंक्शनल ग्रुप की कोई खास जो पीक्स होती, मैंने आपको अभी बताया था लेक्चर में, तो वो कोई भी पीक यहां पर मौजूद नहीं है। हाँ, जो मैंने आपको एक सीरीज बताई थी अल्केन्स के लिए CnH2n+1 यानी 29 पे, फिर 43 पे, फिर 57 पे, अगर ये पीक्स आपको मिले CnH2n+1 29, 43, 57, इसका मतलब है कि ये कोई अल्केन या इसमें अल्काइल ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से ये पीक्स हमें आ रही हैं। 29, 43 और 57 कोई अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो इसके बाद जो हमें 15 पे पीक मिल रही है, ये पीक शो करती है मिथाइल ग्रुप को, क्योंकि मिथाइल का फार्मूला होता है CH3, 12 और 3 15 मैस बनती है। तो 15 पे जो मैस आ रही है वो मिथाइल ग्रुप की है। और हमने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको कहा था जो पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने इंटरप्रिटेशन में, उसमें एक पॉइंट ये था कि जो ब्रांच वाली जो ब्रांच होती है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब है जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये ब्रांच में मौजूद था, इसलिए ये ब्रेक डाउन हुआ है और इसने 15 पे पीक दी है। तो हमारा यहां से एक बात क्लियर होगी कि मिथाइल ग्रुप ब्रांच पे मौजूद है। तो उसके अलावा बाकी जो मैंने आपको बताया ये अल्काइल ग्रुप्स की जो पीक आ रही है 29 और 43 और 57, ये शो करता है कि इस ये कंपाउंड जो है वो हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है। इसमें मिथाइल ग्रुप्स भी मौजूद हैं और दूसरे भी अल्काइल ग्रुप्स की जो है वो आ रही हैं इसमें 29 और 43 और 57 वाली पीक्स आ रही है। इसका अलावा हमारा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई खास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जस्ट अल्केन या अल्कीन या अल्काइन हो सकता है। और मॉलिक्यूलर वेट फिर इसका कैसे हम निकालेंगे कि ये हमारी जो पीक आ रही है 15, इसको हम जो हाईएस्ट फ्रेगमेंट वाली पीक है उसमें इसका मैस ऐड कर देंगे, ये सपोज करके कि जो पूरा मॉलिक्यूल था हमारा वो इन दोनों का इकट्ठ था, लेकिन वो मॉलिक्यूल जैसे ही आयन में चेंज हुआ तो वो टूट गया, तो उसमें से मिथाइल ग्रुप अलग हो गए, इसलिए हम इस फ्रेगमेंट पीक में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो 99 और 15 टोटल हुआ 144। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकलेगा 114। आमतौर पर मॉलिक्यूलर वेट किससे हम निकालते हैं, जो हाईएस्ट मैस वाली पीक होती है उससे निकालते हैं। यहां से हमारी जो हाईएस्ट मैस वाली पीक है ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं है, इसमें से मिथाइल ग्रुप टूटा हुआ है, तो इसलिए हमने 99 में 15 ऐड करके वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकला। इस मॉलिक्यूलर वेट के साथ आपने चेक करना है कि किस हाइड्रोकार्बन यानी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन सबसे के साथ आपने चेक करना है किसके साथ ये मैच कर रहा है। तो हमारा रिजल्ट निकलेगा कि ऑक्टेन के साथ ये मैच कर रहा है, यानी आप कार्बन 12 ज़रब 8 और फिर 18 उसमें जमा करेंगे तो 114 बनेगा। इससे इस बात से हमने अंदाजा लगा लिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलेगा, C8H18। अब हमें एक पीक जो आ रही है 43 पे, मैंने पहले भी ये बात करा, 43 पे पीक आ रही है, ये एक्चुअली प्रोपाइल ग्रुप की वजह से C3H7 की वजह से। आप इनकी मैसेज ऐड करो, 12 36 और 7 इसमें 43 यानी 43 बनता है। 43 पे पीक आ रही है प्रोपाइल ग्रुप की वजह से। उसके अलावा हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 114 है, तो
114 में से आप ये 43 माइनस करो, यानी पूरे मॉलिक्यूल में से प्रोपाइल ग्रुप को निकालो, तो फिर पीछे बनता है 71। ये फ्रेगमेंट हमें हासिल होता है। इस पे भी हमें पीक नजर आ रही है, देखें 71 पे भी पीक नजर आ रही है। बात करने का मकसद है कि हमारा पूरा मॉलिक्यूल, उसका मैस था 114, उसमें से एक पार्ट टूट गया। वो पार्ट कहाँ मिला? 43 पे, ये प्रोपाइल पार्ट है। तो फिर बाकी जो पार्ट बचा उसकी पी कहाँ आनी चाहिए थी? 114 में से इसकी माइनस कर दें तो पीछे पीक आनी चाहिए थी 71 पे, वो भी आ रही है। इसका मतलब है हमारा जो प्रोपाइल ग्रुप है वो मेन मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। दो बातें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई, एक तो मिथाइल ग्रुप हमारा मेन मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, दूसरा प्रोपाइल ग्रुप भी 43 वाला भी हमारा मेन मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। तो इस तरह फिर हम जो स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं वो ये बनता है कि ये हमारा प्रोपाइल ग्रुप लग गया C3H7 और ये दो मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, और साथ में फिर पीछे ये पूरा ग्रुप बनता है। आप इसकी भी कैलकुलेशन करें तो क्या इसकी पीक कहीं मिलती है? आप देखें 12 12 12 36 और जो है नहीं, बल्कि इसमें से ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल ग्रुप, इसकी पीक देखें कहीं नजर आ रही है 12 दूनी 24 और 5 29, देखें ये पीक यहाँ पर मौजूद है। तो 15 वाली पीक्स भी मौजूद है मिथाइल ग्रुप की, प्रोपाइल ग्रुप की भी पीक मौजूद है 43 पे और इथाइल ग्रुप की पीक मौजूद है 29 पे। इसका मतलब है ये सारे ग्रुप्स यहाँ मौजूद हैं। बाकी एग्जांपल्स आप लोग खुद देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।